तो चलिए आज हम सिंपल इंटरेस्ट लास्ट में साधारण ब्याज पे जो किस्त वाले प्रश्न होते हैं वो देखते हैं। तो हम पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले किस्त का सवाल कैसे बनाया जाता है मैं आपको उसका एक प्रीव्यू दे देता हूँ, एक फंडा समझाता हूँ जिससे हमें क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होती है। तो देखिए जनरली हम मान लीजिए हम एक 80,000 की गाड़ी खरीदने जाते हैं, 80,000 की गाड़ी खरीदने जाते हैं और मान लीजिए मैं 30,000 रुपये का स्टार्टिंग में उसे डाउन पेमेंट देता हूँ। तो बचा कितना मेरे पास 50,000। 50,000 रुपये को किस्त में बांधना है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे 10 किस्त में बना के दीजिए और जो मैं ब्याज लूँगा वो 10%, मतलब दुकानदार जो हमसे ब्याज लेगा वो 10% है और 10 किस्त पे मैं इस पेमेंट को देना चाहता हूँ। तो हम क्या सोचेंगे कि इसका 10 में डिवाइड कर दो, जो आएगा वो हमारा 1 महीने का किस्त होगा। तो वो नहीं है। तो इस 50,000 का 10 किस्त का हम 10% ब्याज निकालेंगे। तो कितना होगा 50,000 का इंटू 10 किस्त का और ये 10 का टोटल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10% है तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 2 शून्य से ये दोनों शून्य कैंसिल हो जाएंगे तो ये कट गए, तो बचा कितना 50,000। तो टोटल मनी कितना हो गया, दोनों को जोड़ दे तो 1 लाख। 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमें उसे देना है 10 किस्त में। टोटल ये होता है हमारा बकाया राशि। तो देखो 10% ब्याज पर 10 किस्त में हमें 50,000 का 1 लाख रुपए हो गया। तो देखो जो हमें 80,000 का था वो कितना पड़ गया अब 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इतना महंगा पड़ा। तो इस पे एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि देखिए, तो देखिए एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि देखो मान लीजिए जो किस्त हम बनाएंगे तो इसका 10 किस्त हम बना रहे हैं। मान लीजिए हमारा किस्त 100 रुपये है तो 10 किस्त है, तो मान लीजिए ये 10 साल तक हमारा चलेगा। ठीक है, तो जो पहली किस्त हम इसको देंगे तो शुरू में स्टार्टिंग में तो हमने जो लिया है तो उसके बाद फिर अगले साल से हमारा चालू होगा, जो किस्त है हम नेक्स्ट ईयर से देना शुरू करेंगे। तो जो इस मनी को हम दुकानदार को देंगे तो वो इसको 9 साल तक अपने पास रखेगा। उसके बाद फिर अगला किस्त हम उसको देंगे तो फिर वो उसको 8 साल तक अपने पास रखेगा। फिर हम उसको अगला किस्त देंगे तो वो उसको 7 साल तक रखेगा। इसी तरह से पूरा किस्त देते जाएंगे तो लास्ट वाला किस्त बचेगा जिसको वो 0 साल तक रखेगा। तो इतने साल तक वो हमारा पैसा हम जो दे रहे हैं उसको भी अपने पास रख रहा है। तो इसके में इस पैसे पर भी दुकानदार को हमें भी ब्याज देना चाहिए, ये इसका नियम रहता है। ठीक है, इस पूरे पे जो जितने साल तक वो रखेगा उसको हमें ब्याज देना चाहिए। तो ये किस्त का नियम होता है कि दुकानदार को हमसे जो ब्याज ले रहा है, जब हम दुकानदार को किस्त देंगे तो वो किस्त को भी अपने पास उतने समय तक रखेगा जब तक कि वो पूरा इतना पैसा ना हो जाए। तो उस किस्त पे भी दुकानदार को हमने पैसा देना है, ये किस्त का नियम होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, तो देखो इन सारी किस्तों को मैं जोड़ दूँ, ठीक है, तो x इंटू 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इस तरह से। तो इस पे ब्याज कितना देगा, जितना हमसे लेगा, तो 10% ले रहा है तो इस पे 10% ब्याज देगा।
तो ये जो राशि होता है जो हम किस्त में देते हैं और उसे जितने साल तक का वो रखता है, ये राशि प्लस जो किस्त है उसका 10 टाइम, मतलब 10 बार में हमें देना है, तो ये किस्त 10 बार में जो देंगे प्लस ये जो राशि है, ये दोनों को जोड़ के जो ये टोटल बकाया राशि है, ये बकाया राशि बनता है। इसको बोलते हैं बकाया राशि। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन से, ये तो लंबा, मैंने 10 साल तक का उसको किस्त बना दिया था, इसलिए ये लंबा हो गया करके ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है। जैसे इसमें 6 किस्त है तो इसका 5 + 4 + 3 + 2 + 1 होगा। मतलब पहली किस्त को 5 साल तक रखेगा, दूसरी किस्त को 4 साल तक, तीसरी किस्त को 3 साल तक, चौथी किस्त को 2 साल, फिर पांचवी किस्त को 1 साल, फिर जो छठवीं किस्त आएगी उसको 0 साल, मतलब उस समय उसका पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट किस्त पे हमें ब्याज नहीं मिलता है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो किस्त वाले प्रश्न थोड़े से कठिन होते हैं, तो मैं इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, अगर समझ में आ जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसका यही फंडा है कि जब जो किस्त दुकानदार हमसे जितना ब्याज ले रहा है, जितने % का, जो किस्त हम जमा करते हैं उस पे दुकानदार को भी हमें ब्याज देना चाहिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो ब्याज लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है एक क्वेश्चन, अमर ने एक गाड़ी 90,000 में खरीदी। उसने खरीदते समय 18,000 रुपये जमा करवाए और बाकी राशि 6 बराबर किस्तों में अदा करेगा। मतलब 6 किस्त बांटा है, वो 6 साल तक मतलब उसको देना है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 8%। किस्त वाली राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो प्रारंभ में गाड़ी की कीमत कितनी है? कीमत है 90,000 और स्टार्टिंग में वो देता कितना है? 18,000। 18,000 रुपये जमा कर दिया गया तो बचा कितना? 72,000। अब इस 72,000 जो बचा है, तो इस 72,000 को 6 बराबर किस्त में देना है। ठीक, 6 किस्त है, प्लस कितना है ब्याज? 8%। ठीक है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा? तो अभी मैं इसमें डायरेक्ट गुणा नहीं करता हूँ, तो 72,000 मतलब 72,000 का 8 छंग 48%। तो इसका ब्याज होगा 72,000 का 48%। ठीक है, तो उस ब्याज को मिला के जो इसका मिश्र धन बनेगा तो वो हो जाएगा हमारा 72,000 का 148%। ठीक है, तो इसे ये समझ में आया कि देखो अगर मैं इसका 72,000 का 48% निकाल के इस 72,000 में जोड़ दूंगा तो हमारा टोटल जो राशि है, मतलब इसमें जो ब्याज जोड़ने के बाद जो राशि बनेगा उसी को बोलते हैं बकाया राशि। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए जोड़ नहीं रहा हूँ, उसके बजाय मैं डायरेक्ट इस परसेंटेज में इसका 100 में बढ़ा दिया गया, तो जाहिर सी बात है वो बन जाता है मिश्र धन। तो इस 72,000 का कितना हो गया? ये 148%। तो ये हमारा क्या है? बकाया राशि। बकाया राशि। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या होगा। इसी तरह से देखो 6 बराबर किस्त बना है, तो माना कि मेरा किस्त है, किस्त राशि x रुपए है। ठीक है, तो जो किस्त राशि है
तो जब 6 किस्त है, तो जब मैं पहली किस्त दुकानदार को दूंगा तो वो इस किस्त को कितने साल तक रखेगा, 5 साल तक रखेगा अपने पास। फिर जो दूसरी किस्त दूंगा तो उसको कितने साल तक रखेगा, 4 साल तक। फिर तीसरी किस्त दूंगा तो उसको रखेगा ये 3 साल। फिर चौथी किस्त मैं उसको दूंगा तो वो रखेगा इसको 2 साल। फिर पांचवी किस्त जो है वो उसको रखेगा 1 साल। ठीक है, तो इसी तरह से फिर जो छठवीं किस्त है वो उसको 0 साल रखेगा। तो इस छठवीं किस्त पे उसे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बाकी इन 5 किस्त पे दुकानदार को भी उसको ब्याज देना चाहिए। तो पहले किस्त पे 5 साल का, दूसरी किस्त पे 2 साल का, दूसरे किस्त पे 4 साल का, तीसरे किस्त पे 3 साल का। इसी तरह से इसमें चारों में देखिए, इसको जब अलग अलग मैं करूं, देखो पहला किस्त है मान लो x, तो उसको कितने साल तक रखा, 5 साल तक का, तो ब्याज हमारा दर कितना है, 8%। फिर अब जोड़ना है इस पे, फिर दूसरा किस्त फिर कितने साल तक, 4 साल तक, फिर 8%, फिर प्लस तीसरा किस्त इंटू 3 साल, फिर 8%। तो इस तरह से करते 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 लास्ट तक, मतलब जो लास्ट किस्त में 1 साल के लिए 8%। तो इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो ये कैसे बनेगा, इसको x को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 बचेगा। और इधर 8% भी देखिए, ये 8 पूरा सब में आ रहा है तो ये कॉमन है और x कॉमन है, तो इन दोनों को निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो जो प्लस प्लस है सिर्फ ये संख्या के जोड़ हमारे बचेंगे। तो इस तरह से इसके जोड़ ये निकलते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये वो ब्याज है, किस्त का ब्याज है जो दुकानदार को हमें देना चाहिए। ठीक है, तो इस किस्त को इस बकाया राशि में माइनस होना है। ठीक है, तो देखो अब देखना कि जो हमारा किस्त है x और कितने किस्त हैं, 6 किस्त, तो x का 6 किस्त बराबर ये 72,000 जो हमारा बकाया राशि है, 72,000 ठीक का कितना है, 148%। इसमें हम इस किस्त को, मतलब जो हमें ब्याज मिलेगा उसको माइनस कर देते हैं। तो -x 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 8% ब्याज दर। तो इतना जो हटाने के बाद जो राशि इसमें बचेगी वही राशि फिर इसमें 6 से डिवाइड करने के बाद वो हमारा किस्त राशि पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो शुरू से देखिएगा। ठीक है, तो बार बार देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि ये किस्त वाले जो प्रश्न हैं थोड़े से कठिन होते हैं, इससे समझना थोड़ा कठिन है। क्योंकि इसमें जब हम दुकानदार को ब्याज देते हैं तो दुकानदार भी हमको हमारी किस्त में उसको भी ब्याज देना रहता है। तो उस जो दुकानदार हमको देगा उसको हम इस बकाया राशि पे माइनस करना है, ये ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको जोड़ते हैं। तो 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14 और 1 = 15। ठीक है, तो -x × 15 × 8%। ठीक है, तो इन दोनों का मैं गुणा कर दूं तो 15 × 8 कितना होता है, 120। तो इन दोनों की जगह मैं 120% लिख देता हूँ, 120%। ठीक है, तो देखो अब इसको भी मिटा के मैं इसकी जगह पे ही सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये बकाया राशि -x का 120%।
अब चूँकि ये एक्स वाले हैं तो इससे तो घट सकते नहीं, तो इसलिए हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो इस -120 को परसेंट को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखिए इधर क्या है 6x, मिनटू को हटा के मैं डायरेक्ट 6x लिख देता हूँ। तो 6x प्लस ये 120% x, ये इधर जाके प्लस हो गया, बराबर 72,000 का 148%। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे आ गया, समझ में आया? तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो अब इस पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो राशि है ये परसेंटेज में है, या तो इसका परसेंट ख़त्म करके इसको सॉल्व करो, या तो फिर ये वाली राशि को परसेंटेज बना दो। ठीक है, तो दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखो इसका परसेंट अगर मैं ख़त्म करूं तो परसेंट हटाने पर क्या होता है, हमारा नीचे पे 100 लग जाता है। तो इससे एक शून्य कटेगा, एक शून्य कट गया। तो अब इसको लघुत्तम लेके मैं 10 लूँ तो इसको यहाँ से ये हो जाएगा 60x प्लस हो जाएगा ये 12x बराबर हो जाएगा 72। अब यहाँ पे भी हम इस परसेंट को हटा सकते हैं, तो इसको हटा के नीचे 100 लिख देते हैं। तो यहाँ से 2 शून्य जो है इस 2 शून्य से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना आया। तो यहाँ पे क्या आ गया 720 इंटू 148 सॉरी 148। तो इस 10 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो 60x प्लस 12x को जोड़ देते हैं एक्चुअली में, तो ये हो जाएगा 72x। 60 और 12 72, और ये 10 को इधर ट्रांसफ़र हो गया तो 720 में एक शून्य और बढ़ जाएगा, तो ये 7200 हो गया इंटू 148। ठीक है, तो देखो अब इस 72 को ट्रांसफ़र कर देना है। तो x बराबर 7200/72 इंटू 148, ये 72 नीचे आ गया। तो 72 से ये एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 100, तो ये पूरा कट गया। ठीक है, तो 100 और इसका गुणा करेंगे तो इसमें इसका 2 शून्य इस पे लग जाएगा, तो ये गुणा हो गया। तो कितना आ गया x बराबर जो है या x बराबर आ गया हमारा 14,800 रुपये। तो यही हमारा किस्त था, तो यही हमारा किस्त है। तो ये तो था, हम इसको परसेंट को हटा के सॉल्व किए थे। देखिए मैं इसे बिना परसेंट हटाए इस पे परसेंट लगा के सॉल्व करते हैं तो जल्दी सॉल्व होगा। जैसे कि ये कितना था 120% और ये था 72,000 का 148%। ठीक है, तो इसको परसेंट बनाना है, तो इसको परसेंट बनाने के लिए मैं इसको क्या लिखूँगा 600% x प्लस 120% x। ठीक है, तो इसको 600% x कैसे लिखे? तो देखो 6 नॉर्मली है, 6x नॉर्मल है, तो इसको परसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इसको मैं 600% लिखता हूँ इंटू x, तो परसेंट हटने के बाद नीचे पे 100 आता है, तो इस 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 6x आ गया। तो इस तरह इसको परसेंट पे लिखा जा सकता है। तो देखो ये 600% हो गया x प्लस 120% बराबर 72,000 इंटू 148%। तो इन दोनों को अब जोड़ देते हैं, परसेंट में हो गया तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 720% x बराबर 72,000 इंटू 148। तो अब दोनों में परसेंट है, तो अब दोनों का परसेंट मैं काट देता हूँ।
तो दोनों का परसेंट कट जाता है। अब सीधा 720 से ये 720 तीन पद है तो तीनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 1 तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे 2 शून्य बचा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 720 एक बार में इतना कट गया तो यहाँ पे 2 शून्य बचा, तो 1 और 2 शून्य, तो यहाँ पे कितना आ गया 100। तो अब इस 100 का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये इसमें 2 शून्य लग जाएगा तो 14,800। तो देखो डायरेक्ट परसेंट लेने से ये जल्दी सॉल्व होता है, नहीं तो फिर दशमलव ले मतलब नीचे बटे में आता है, फिर उसका लघुत्तम लेके फिर उस तरह सॉल्व करने के बजाय इसको परसेंट में ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से x बराबर जो किस्त है हमारा 14,000 का किस्त निकल गया। ठीक है, तो चलिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे हमें किस्त दिया होगा और मूलधन दिया होगा, तो हमें उसका जो दर है वो निकालना है। तो वो क्वेश्चन भी देख लीजिए, तो फिर आपको किस्त के सवाल और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 12,000 रुपये की किस्तों से मूलधन 4300 4,300 रुपये को 4 वर्षों में चुकाया गया, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, तो पहले इस पे हमें दर नहीं दिया है, तो माना कि जो हमारा दर है वो क्या है, 8% है। ठीक है, तब क्या होगा, जो हमारा बकाया राशि है वो क्या होना चाहिए, बकाया राशि जो हमें किस्त के रूप में देनी है तो वो कैसे निकलता है, तो मूलधन का 4 वर्ष में जो 4 किस्त है इनटू जो 8% है। ठीक है, तो ये जो है ये बकाया राशि नहीं है, तो इसमें जो बकाया राशि में जो हमारा ये ब्याज निकलेगा उसको फिर से जोड़ देंगे 4300 में, तो फिर वो हमें मिलेगा बकाया राशि। अभी तो ये तो जो हमारा है ये तो ब्याज निकलेगा, मतलब 4 साल में 4 बार किस्त पटाने में जो हमारा दर है, जिस दर से पटाएंगे उसमें इतने रुपए पर हमें कितना ब्याज लगेगा वो निकलेगा। उस ब्याज को फिर मैं इस मूलधन में जोड़ दूं तब हमारा बन जाएगा ये बकाया राशि। ठीक है, तो इसी को मैं और इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि जैसे पिछले पे हमने जो 48% निकला था पिछले क्वेश्चन पे, तो उसको 148% लिख दिए थे मूलधन का। तो इसी तरह से इसमें हमें दर तो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जो 4300 है 4300 इंटू 100 प्लस 4 इंटू आर, तो ये पूरा हमारा जो है प्रतिशत बनेगा ना। सिर्फ ये 8% नहीं लिखना है ना, पूरा प्रतिशत है, क्योंकि जब हम उसमें 100 का जो ये प्रतिशत निकलेगा तो 100 में उसको फिर जोड़ेंगे तो जितना भी आए तो 100 प्लस जो भी आएगा XYZ, तो वो हमारा टोटल प्रतिशत भी रहेगा। तो इसलिए इसको मैं डायरेक्ट बाहर में प्रतिशत इस पे लगाया हुआ हूँ। तो ये हमारा अब हो गया है बकाया राशि। ठीक है, तो इस बकाया राशि में हमें क्या माइनस करना है, तो जो हमारा किस्त है, तो किस्त यहाँ पे दिया हुआ है 1200, तो 1200 का जो 4 किस्त है, तो 4 किस्त का मतलब हो जाएगा 3 + 2 + 1 इंटू आर, दर पता नहीं है तो 8%, तो मतलब इस चारों किस्तों पे मतलब वो 3 बार हमको भी ब्याज देना चाहिए, तो उस ब्याज को इस पे माइनस करना है, तो हमारा निकलता है किस्त। ठीक है,
तो जो किस्त राशि है, किस्त राशि एक्चुअली में ये 1200 है ना। तो किस्त राशि 1200 इंटू कितना किस्त है 4, तो बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा बकाया राशि है 4300 इंटू 100 प्लस 4R का परसेंट माइनस इस जो हमारा ये किस्त पे हमें ब्याज मिलेगा वो, तो 1200 ये 3 2 5 और 1 6 इंटू 6R%। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको छोटा करने के लिए ये शून्य दोनों में है, इसमें भी है और इस पे भी है, तो तीनों का मैं शून्य हटा सकता हूँ। तो देखिए ये हट गया, यहाँ से ये भी हट गया और ये भी हट गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना। तो इसको जोड़ देते हैं, तो 12 चौक 48 बराबर 43 100 प्लस 4R का परसेंट माइनस 12 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 12 छक्के 72 R का प्रतिशत। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो अब इसके आगे देखिए, तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 48 इज इक्वल टू 43 का इस 100 में गुणा होगा तो हो जाएगा 4300, और जो ये बाहर परसेंटेज है तो वो परसेंटेज भी लग जाएगा, प्लस अब इस 43 का इस 4R में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 की 2 हासिल आई 1 4 चौक 16 1 17 R, फिर ये परसेंट का गुणा होगा तो ये परसेंट, तो दोनों परसेंट अब अलग हो गए, माइनस 72 R का प्रतिशत। तो देखो अब दोनों R वाले प्रतिशत वाले एक हो गए, तो इनको यहाँ से घटा देना है। तो इधर देखिएगा, अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला 48 बराबर कितना है 4300 का परसेंटेज प्लस 172 R प्रतिशत माइनस 72 R%। ठीक है, तो अब इसको ये वाला टर्म पूरा हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 48 का लिख देते हैं। अब इस 43 में ये परसेंटेज को मैं हटाऊं, तो देखो परसेंट हटाऊंगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 शून्य, तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंट हटने के बाद ये हो गया 43 प्लस, अब इसमें 172 में 72 को घटाऊं तो यहाँ बचेगा 100 R%। ठीक है, तो अब इस 43 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये 48 माइनस हो जाएगा 43 बराबर 100 R%। ठीक है, तो अब इस 48 में 43 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 बराबर 100 R%। तो अब इस परसेंट को मैं हटा दूं तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो जो R बराबर था वो हमारा पता चल गया, तो कितना है 5%। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी किस्त वाले प्रश्न में जो किस्त जिस मतलब बकाया राशि जो मूल राशि है
जैसे मूलधन है, इस पे जो ब्याज लगेगा ये हम दुकानदार को देंगे, लेकिन जो किस्त बनेगा वो किस्त हम दुकानदार को जब देते हैं तो उस किस्त पे दुकानदार को हमें भी ब्याज देना होता है, जो कि उस ब्याज को जो हमारा बकाया राशि बनता है उस राशि में घटाना होता है। एक्चुअली में वो ब्याज हमें मिलता नहीं, बस उस राशि पे घटा दिया जाता है। ठीक है, तो समझ में नहीं आया हो तो वीडियो एक बार और देखो अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट पे बता सकते हैं, फिर मैं और क्वेश्चंस लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो जो किस्त वाले प्रश्न हैं वो इस तरह से बनते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाले प्रश्न हैं, तो थोड़ा ध्यान देके इसको बनाएंगे समझ के कि हाँ ये क्या कह रहा है, किस्त वाले सवाल कैसे बनते हैं, तो ये इजी तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।